हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है हम क्लास 12 का जो अकाउंट है उस अकाउंट में हम लोग पार्टनरशिप का जो लास्ट चैप्टर है, पार्टनरशिप का जो लास्ट चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि साझेदारी फॉर्म का विघटन या समापन। तो ये जो साझेदारी फॉर्म का विघटन है, जिसको हम लोग समापन भी कहते हैं, ये आपका जो चैप्टर है, ये ऑल ओवर ये चैप्टर 25 नंबर का जो है आपके एग्जामिनेशन हॉल में आता है। क्लास किसमें? 12 में। कितने नंबर का आता है? ये 25 नंबर का। बात रहे कि एसटीटी की बात करें या बीपीएससी की बात करें, तो एसटीटी में इस चैप्टर से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है और बीपीएससी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग जो है इस टॉपिक को आगे देखते हैं। तो अगर सबसे पहली बात है कि आप देख रहे हैं कि साझेदारी फॉर्म का विघटन दिया है यानी समापन दिया है, तो सबसे पहले ये हमको समझना होगा कि साझेदारी का विघटन या समापन क्या होता है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे। तो सिंपल सी बात समझिए कि साझेदारी का समापन कब होता है। जैसा कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि अगर किसी साझेदार के बीच आपसी मतभेद होता है तो ऐसी दशा में क्या होता है कि साझेदारी का क्या होता है, समविच्छेद हो जाता है। यानी क्या, उसका आपसी विच्छेद क्या होता है, अलग हो जाता है। बात समझे? यानी साझेदारी का विघटन का मतलब है कि साझेदार के बीच आपसी मतभेद होना ही साझेदारी का विच्छेद कहलाता है, यानी साझेदारी का समापन कहलाता है। कोई दिक्कत? या कभी कभी घुमा कर ही पूछ सकता है कि साझेदारी का विघटन किन किन परिस्थितियों में होता है, कौन सी दशा में साझेदारी का विघटन होता है। बात समझ में आए? तो समझ गए पहले साझेदारी का विघटन। तो साझेदारी का विघटन क्या होता है कि जब साझेदार के बीच किसी भी कारण से आपसी जो मतभेद होता है, कोई भी कारण हो सकता है, आपसी मतभेद होता है, आपसी विच्छेद हो जाता है, तो यह क्या होता है, साझेदारी का विघटन हो जाता है। बात समझ में? अगला टॉपिक दिया है कि मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। ये हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पर है। अब क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म की बात बोले कि साझेदारी फॉर्म का विघटन क्या कहलाता है। अब साझेदारी फॉर्म का विघटन का मतलब एक वर्ड में समझ दिए कि व्यवसाय को बंद होना। क्या होना? कि व्यवसाय को बंद कर दिया जाता है। कब? जब साझेदारी फॉर्म का विघटन हो जाता है। तो हमें कह सकते हैं एक वर्ड में कि साझेदारी फॉर्म का विघटन का मतलब होता है कि व्यवसाय को बंद करना। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या साझेदारी के विघटन से फॉर्म का विघटन या समापन हो सकता है? बताइए, हो सकता है? नहीं, साझेदारी के विघटन से फॉर्म का विघटन नहीं होता है। स्वाभाविक सी बात है, जैसे अगर मान लीजिए 3-4 पार्टनर मिलकर व्यवसाय कर रहे हैं, अगर 1-2 पार्टनर अगर चला भी जाए तो पार्टनर नया आ सकता है और उस साझेदारी फॉर्म को चला सकता है। बात समझे? तो कहने का मतलब है कि साझेदार के विच्छेद होने से फॉर्म का विघटन नहीं हो सकता है। समझ में? दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि फॉर्म के विघटन से साझेदारी का विघटन हो सकता है क्या? क्वेश्चन को फिर समझिए कि फॉर्म के विघटन से साझेदारी का विघटन हो जाता है या संभव है? एकदम संभव है, क्योंकि अगर फॉर्म ही समाप्त हो जाएगा तो साझेदारी जो है खुद ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म रहेगा ही नहीं तो साझेदार की आवश्यकता होगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे।
अब कहता है कि साझेदारी के समापन की जो परिस्थितियां होती है, कौन कौन सा कंडीशन होता है, किस कंडीशन में क्या साझेदारी का समापन होता है। तो आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है किसी साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने पर। अवकाश ग्रहण को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रिटायरमेंट। अगर मान लीजिए कि कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है अपने साझेदारी से, तो ऐसी दशा में साझेदारी का क्या होता है, विघटन हो जाता है। या कह सकते हैं कि किसी साझेदार की मृत्यु की दशा में, किसकी दशा में, मृत्यु, यानी कोई साझेदार अगर मर जाता है तो ऐसी दशा में भी साझेदारी का विघटन हो जाता है। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या नहीं। या कह सकते हैं कि किसी साझेदार के दिवालिया घोषित होने पर, मतलब कोई साझेदार है अगर दिवालिया अगर घोषित होता है तो ऐसी दशा में साझेदारी का क्या होता है, विघटन हो जाता है। समझ में आया। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि साझेदारी के विघटन और साझेदारी फॉर्म का विघटन क्या दोनों अलग है या सेम है। तो हम कह सकते हैं कि साझेदारी का विघटन और फॉर्म का विघटन जो होता है दोनों अलग है। साझेदारी के विघटन से फॉर्म का विघटन नहीं हो सकता है, लेकिन फॉर्म के विघटन से साझेदारी का विघटन जो है स्वतः हो जाता है। बात समझ में। अब क्वेश्चन हो सकता है कि साझेदारी फॉर्म के समापन के समय, किसके समय, साझेदारी फॉर्म के समापन के समय कौन कौन से आवश्यक खाता खोले जाते हैं। बात समझे। मतलब कि साझेदारी का जब समापन होता है तो ऐसी दशा में जो नेसेसरी अकाउंट है, कौन से ऐसे नेसेसरी अकाउंट है जिसे ओपन किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, नेसेसरी अकाउंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका रियलाइजेशन अकाउंट होता है, उसके बाद होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, उसके बाद होता है बैंक या कैश अकाउंट होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, कभी कभी जो है लोन अकाउंट भी होता है, जब इफ रिक्वायरमेंट की दशा में, जब अगर आपको वहाँ पर आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, तब हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट खोलते हैं, अदरवाइज हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं खोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया। किसी को दिक्कत है, किसी को कोई समस्या है तो बताइए। एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम लोग जो है इससे रिलेटेड जो है आगे की बात करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए, अब जो बात आता है कि अगर सवाल बनाने की बात हो तो हम लोग क्या करेंगे। तो ध्यान देंगे कि जब सवाल बनाने की बात होगा तो ऐसी दशा में आपका जो सवाल दिया होगा वो किस में होगा, बैलेंस शीट में होगा या विदाउट बैलेंस शीट का भी सवाल दिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले जितना एसेट्स होता है उस सारे एसेट्स को हम लोग कहाँ करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो पहला जो एंट्री होता है वो एंट्री होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी एसेट्स को अगर हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स अकाउंट। नरेशन हम लोग लिख सकते हैं बीइंग ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया, कोई दिक्कत। कि हम लोग क्या करते हैं, सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहाँ कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। कोई दिक्कत
नहीं ना। चलिए, उसके बाद एसेट्स को ट्रांसफ़र करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। किसको ट्रांसफ़र करते हैं, लायबिलिटीज़ को। अगर मान लीजिए कि लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं तो एंट्री क्या होगा, ऑल लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेशन क्या होगा, बीइंग ऑल लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत। यानी कि जब समापन होता है तो हम लोग एसेट्स को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं रियलाइजेशन में, और लायबिलिटीज़ को भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होता है, एसेट्स को सेल करते हैं। यानी कहा जाए कि अगर एसेट को सेल करके अगर पैसा प्राप्त करेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा। क्या होगा, आएगा। जब पैसा मेरे पास आएगा तो हम लोग एंट्री लिख सकते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। किन्हीं को दिक्कत है किसी प्रकार का, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अगर पैसा आ गया, क्या हो गया, पैसा आ गया। जब पैसा आपके पास आ जाता है तो उस पैसा को हम लोग क्या करते हैं, जो आउटसाइडर लायबिलिटीज होता है, क्या होता है, आउटसाइडर लायबिलिटीज होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आउटसाइडर लायबिलिटीज को भुगतान करेंगे तो क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत। नेशन क्या होता है, बीइंग लायबिलिटीज पेड। कोई दिक्कत। क्या हुआ कि एसेट्स को ट्रांसफ़र किए, फिर लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिए, एसेट्स को बेच दिए, पैसा आया, उस पैसा से क्या किए, लायबिलिटीज़ का क्या कर दिए, भुगतान कर दिए। कोई दिक्कत। अब क्या होता है, लायबिलिटीज़ को भुगतान किए, उसके बाद हो सकता है कि एसेट्स के वसूल करने भी कुछ खर्चा होगा, नहीं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस। बात समझ में। तो जब रियलाइजेशन एक्सपेंस की बात करेंगे या एंट्री बोलेगा कि अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस का भुगतान करेंगे तो क्या एंट्री होगा, तो आप लिख सकते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। नरेशन बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। कोई दिक्कत। यानी जब हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंस का अगर भुगतान करेंगे तो क्या एंट्री होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर सपोज डेट मान लीजिए कि अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस का भुगतान किसी पार्टनर्स के द्वारा किया जा रहा है, किसके द्वारा, पार्टनर्स के द्वारा, तब क्या एंट्री होगा। अगर मान लीजिए किसी रियलाइजेशन एक्सपेंस का भुगतान कोई पार्टनर करेगा तो क्या एंट्री होगा, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट क्या होगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेशन क्या होगा, बीइंग रियलाइजेशन
एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर्स। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ रहा है तो बताइए, नहीं तो इसके आगे हम लोग फिर बताएंगे। एक बार देख लीजिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए एक बार। देख लिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। कोई दिक्कत? देखिए चलिए अब ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए कि रिलेशन एक्सपेंस पार्टनर के भी द्वारा कर दिया। अब बात होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी पार्टनर किसी एसेट्स को टेक ओवर करता है, यानी एसेट्स को लेता है, तब क्या एंट्री होगा? तो ध्यान दीजिए कि एसेट्स जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। अगर कोई पार्टनर एसेट्स को ही लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? कि अगर मान लीजिए कि कोई भी पार्टनर किसी एसेट्स को टेक ओवर करता है, लेता है, तो क्या एंट्री होता है? तो हम लोग एंट्री यहां लिख सकते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेशन लिख सकते हैं बीइंग एसेट्स टेक ओवर बाय पार्टनर्स। कोई दिक्कत नहीं ना? यानी पार्टनर एसेट्स को क्या कर रहा है? टेक ओवर कर रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई पार्टनर किसी भी लायबिलिटीज़ को अगर लेता है तो लायबिलिटीज़ मेरा कौन बैलेंस होता है? लायबिलिटीज़ मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर कोई पार्टनर अगर लेगा तो ऐसी दशा में क्या करते हैं हम लोग? पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? ऐसी दशा में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेशन क्या होगा? बीइंग लायबिलिटीज टेक ओवर बाय पार्टनर्स। कोई दिक्कत? कि अगर मान लीजिए कि कोई किसी भी लायबिलिटीज़ को कोई पार्टनर अगर लेता है तो ऐसी दशा में लायबिलिटीज़ मेरा क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। इसीलिए हम लोग पार्टनर्स को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं और रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई समस्या नहीं। जब एंट्री हम लोग पास करेंगे तो हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। और जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। अब उस लॉस या प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे। तो ऐसी दशा में हम लोग रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स के बीच, कौन पार्टनर? ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि रियलाइजेशन प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री होगा? तो अगर रियलाइजेशन प्रॉफिट होगा तो हम लोग लिख सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख सकते हैं बीइंग रियलाइजेशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है?
नहीं ना। अगर मान लीजिए कि यहीं पे अगर क्या हो कि पार्टनर्स में लॉस हो जाए, यानी रियलाइजेशन लॉस की बात बताए, तो ऐसी दशा में क्या करेंगे? स्वाभाविक सी बात है, अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा, लेकिन लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा? कमी आएगा। जब पार्टनर्स को कमी आता है तो ऐसी दशा में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो एंट्री की बात कहेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेशन लिख सकते हैं बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए, बहुत सारा ऐसा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, चाहे वो रिजर्व हो, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो। इन सारे तमाम चीज़ों को अगर हम लोग पार्टनर्स के बीच बांटेंगे तो क्या एंट्री होगा? तो अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो होगा, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे रिजर्व हो, चाहे जनरल रिजर्व हो, अगर इसको पार्टनर्स के बीच अगर बांटेंगे तो क्या एंट्री होगा? इन सारे आइटम को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल को क्रिएट करेंगे। तो एंट्री हम लिख सकते हैं, देख लिए यहाँ पर, देख लीजिए, हम लिख सकते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे बात हो रहा है कि अनडिस्ट्रीब्यूट, सर किसका बात कर रहे हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड जिसे हम जस्ट बोले, रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो, बहुत सारा ऐसा आइटम होगा जिसको हम लोग बांटे नहीं हैं। एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। इस बारे को देख लीजिए, इसको देख लीजिए, देख लिए। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए, ये जो बेसिक कंसेप्ट था, इस बेसिक कंसेप्ट को आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे, खासकर 12 के स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन देंगे 2026 में, क्योंकि इससे सीधे 5 एंट्री उठा लिया जाता है और आपको पूछ दिया जाता है कि प्रिपेयर अ जनरल, कृपया इसका जर्नल बनाएं। तो बाबू, जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको जर्नल नहीं बनेगा। जब जर्नल नहीं बनेगा तो आप रियलाइजेशन अकाउंट का खाता नहीं खोल सकते हैं। जब रियलाइजेशन का खाता नहीं खोल पाएंगे तो हम लोग पार्टनर्स अकाउंट को भी नहीं खोल पाएंगे। जब पार्टनर्स अकाउंट नहीं खोल पाएंगे तो लास्टली हम लोग कैश या बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। तो इसके लिए जो है, इस चैप्टर को आपको बारीकी से पढ़ना होगा, ईमानदारी से पढ़ना होगा, समझ कर पढ़ना होगा, क्योंकि जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। बात समझ में रहे? तो यहाँ तक किन्हीं को अगर समस्या है, किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो आज हम इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जो है रिलेशन का फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट और कैश और बैंक अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। तो हाँ बोल, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि रटने वाला कोई बात नहीं है। यहाँ पे रटने से आपको कब तक रटेंगे? आप रटना नहीं है इसको, आप इसको क्या करेंगे? समझिए।
अब जैसे मान लीजिए हम पहला एंट्री लिखाए थे कहीं पे कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स अकाउंट, यहाँ पे हम क्या किए, हम यहाँ पे किए कि ऑल एसेट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। जैसे आप जहाँ बैठे हुए अभी, अगर वहाँ से आपको ट्रांसफ़र कर देगा तो वहाँ अपना सीट छोड़िएगा कि नहीं छोड़िएगा, बोलिए छोड़ेंगे ना। तो स्वाभाविक बात कि आप जहाँ बैठे हैं आपको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया तो वहाँ से आपको सीट छोड़ना होगा। तो एसेट्स मेरा जानते हैं हम लोग कि एसेट्स मेरा डेबिट बैलेंस होता है, और उसको अगर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ऑटोमेटिक है कि एसेट्स डेबिट को छोड़कर कहाँ चलाएगा, क्रेडिट में चलाया, और एक रियलाइजेशन होगा ही होगा। ठीक उसी प्रकार लायबिलिटीज़ मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ऐसी दशा में वह लायबिलिटीज़ अपना जगह छोड़ देता है और कहाँ चला जाएगा, वह डेबिट में चला जाता है। तो रियलाइजेशन वो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। समझ में होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको बेनिफिट है, कुछ समझ में आ रहा है, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ आप शेयर करें, ताकि जो बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी दोस्त इससे अवगत नहीं है या इसको ठीक से नहीं पढ़ पाए हैं, वो भी इससे के वीडियो के माध्यम से क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।